नमस्कार। वेलकम टू भारत जियो डेस्क। मैं हूं आकाश कुमार और वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल टूर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको विश्व की एक जियोपॉलिटिकल यात्रा पर ले जा रहा हूं, जहां मैं आपसे कुछ डिस्प्यूट्स, असिमेट्री, कॉम्प्लेक्सिटी या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में इस कॉम्प्लेक्स प्लैनेट पर, जिस पर हम रहते हैं, अवेयर रहना अच्छा है। अगर आप डीप में समझना चाहते हैं, हम वर्ल्ड के सेंटर से शुरू करेंगे, जो कि प्रधान मध्याह्न रेखा है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहीं पर अंग्रेज़ों ने सन 1884 में समय का आविष्कार किया था। यहाँ हमारे पास दो स्वतंत्र देश हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड देश में आयरलैंड द्वीप का मैक्सिमम भाग शामिल है, जबकि नॉर्थ भाग, जिसे उत्तरी आयरलैंड कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम की 4 फेटल कंट्री में से एक है। उत्तरी आयरलैंड के पास वास्तव में कोई ऑफिशियल फ्लैग नहीं है, क्योंकि वहाँ की जनता इस बात पर सहमत नहीं है कि उन्हें ब्रिटिश बने रहना चाहिए या वेस्ट आयरलैंड के साथ यूनाइटेड हो जाना चाहिए। अन्य 3 देश ग्रेट ब्रिटेन और आसपास के छोटे द्वीप हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। कुछ लोग ग्रेट ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड शब्दों का लगभग एक ही देश के लिए यूज करते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। स्कॉट लोग रियलिटी में इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वास्तव में कई स्कॉट लोग ब्रिटेन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। 2014 में असफल जनमत संग्रह के बावजूद अभी भी एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है। ब्रेग्जिट के बाद तो ये और भी अधिक हो गया है। तो बस याद रखें, ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप, यूके 4 गैर स्वतंत्र देशों से बना एक स्वतंत्र देश, और इंग्लैंड उन 4 देशों में से एक। और वहाँ आइल ऑफ मैन, जर्सी और ग्वेन्से भी हैं, जो ब्रिटिश हैं लेकिन किसी कारणवश यूके का हिस्सा नहीं हैं। इन्हें क्राउन डिपेंडेंसीज कहा जाता है। ठीक है, हमें आगे बढ़ना होगा, बहुत कुछ कवर करना है। यदि हम नॉर्थ अटलांटिक की ओर जाएं तो हमें फैरो द्वीप और ग्रीनलैंड मिलते हैं, 2 स्थान जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि उनमें बहुत इक्वालिटी है, लेकिन वे दोनों डेनिश हैं। ये दोनों डेनमार्क की टेरिटरी हैं, और दोनों के एरिया में भारी अंतर के बावजूद वास्तव में दोनों की जनसंख्या लगभग 50,000 के बराबर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ग्रीनलैंड विश्व के सबसे कम घनी आबादी वाले भागों में से एक है। ये द्वीप वस्तुतः 3-4 बर्फ से ढका हुआ है। अब हम अधिक अनुकूल जलवायु वाले स्थल की ओर बढ़ रहे हैं, मुख्य भूमि यूरोप। सबसे पहले बात शायद यूरोपीय संघ की होगी, जो 27 यूरोपीय राज्यों का आर्थिक और राजनीतिक संघ है। ये 28 हुआ करता था, लेकिन आप ब्रेग्जिट को जानते हैं। यूरोपीय संघ में एक क्षेत्र है जिसे शेंगेन क्षेत्र कहा जाता है, जो मुक्त यात्रा का क्षेत्र है, जिसमें भाग लेने वाले देशों ने सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य इस क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं, तथा कुछ गैर यूरोपीय संघ देश भी इस क्षेत्र का हिस्सा हैं। यूरोजोन के साथ भी यही बात है, जो कि एक मौद्रिक संघ है, जिसमें सभी देश एक साझा मुद्रा यूरो का उपयोग करते हैं। 27 सदस्यों में से 19 यूरोजोन का हिस्सा हैं। 4 देशों ने यूरोपीय संघ के साथ यूरो का आधिकारिक रूप से उपयोग करने के लिए समझौता किया है, जबकि वे यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं हैं, तथा 2 अन्य देशों ने बिना किसी समझौते के ही ये निर्णय ले लिया कि वे भी यूरो का उपयोग करना चाहते हैं। अब ये देखते हुए कि यूरोपियन को कुछ शताब्दियों तक विश्व पर विजय प्राप्त करने का कितना शौक था, यूरोप से बाहर भी यूरोपीय देशों के बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका में फ्रांस का बड़ा हिस्सा या मेडागास्कर के तट से दूर छोटे द्वीप। बेशक मैं उन सबको कवर नहीं कर पाऊंगा। वेटिकन सिटी के बारे में एक संक्षिप्त उल्लेख, जिसे एक देश माना जाता है, विश्व का सबसे छोटा, जो पूरी तरह से इटली से घिरा हुआ है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, हालांकि ये एक पर्यवेक्षक राज्य है। ठीक है, अब आगे स्पेन चलते हैं। इस क्षेत्र को कैटलोनिया कहा जाता है। ये स्पेन के 17 आत्मनिर्धारित समुदायों में से एक है। पिछले 1 सदी से कई कैटलोनियावासी स्पेन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तथा पिछले 10 वर्ष में इसमें तेजी आई है। कैटलोनिया ने स्वतंत्रता जनमत संग्रह कराने के लिए मैड्रिड से अनुमति मांगी। स्पेन ने कहा नहीं। कैटलोनिया ने कहा वे ऐसा वैसे भी करेंगे। स्पेन ने कहा ठहरो, नहीं, ये गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। परिणाम ये निकला कि 92% लोग स्वतंत्रता के पक्ष में थे, लेकिन जो लोग स्पेन का हिस्सा बने रहना चाहते थे, उन्होंने मतदान का बहिष्कार कर दिया। इसलिए ये वास्तव में मायने नहीं रखता। कैटलोनिया के प्रेसिडेंट ने बाद में स्वतंत्रता की घोषणा की, कुछ इस तरह। ये सब बहुत भ्रमित था और कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि क्या हुआ। हालांकि कैटलोनिया अभी भी स्पेन का हिस्सा है, तथा उनके पूर्व प्रेसिडेंट वर्तमान में बेल्जियम में स्वनिर्वासन में जीवन यापन कर रहे हैं।
इबेरियन प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर जिब्राल्टर है, जो एक विदेशी ब्रिटिश क्षेत्र है जिसे लगभग 300 वर्ष पहले स्पेन से प्राप्त किया गया था। और भूमध्य सागर के पार अफ्रीका के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो अभी भी स्पेन का हिस्सा हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? हाँ, बाल्कन। ये यूरोप का वो हिस्सा है जहां हर कोई एक दूसरे से नफरत करता है। संभवतः सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा स्वघोषित, आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त कोसोवो राज्य है, या फिर स्वायत्त सर्बिया प्रांत कोसोवो। ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कुछ साल पहले सर्बिया के साथ हुए युद्ध के बाद, जिसमें कोसोवो को नेटो से सैन्य समर्थन प्राप्त हुआ था, प्रांत ने 2008 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। कोसोवो की जनसंख्या मुख्यतः अल्बानियाई है। इसके साथ ही ग्रीस और मेस, जिसे अब नॉर्थ मैसेडोनिया कहा जाता है, कि बीच लगभग 3 दशक से नामकरण विवाद चल रहा था। मूलतः मैसेडोनिया एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जिसका अधिकांश भाग ग्रीस में है, और इसका ये नाम प्राचीन ग्रीक राज्य मैसेडोन के नाम पर रखा गया है। तो 1991 में जब ग्रीस के पड़ोसी देश ने यूगोस्लाविया से अलग होकर मैसेडोनिया गणराज्य के रूप में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, तो ग्रीस बहुत खुश नहीं था। ग्रीक आपत्तियों के कारण यूएन जैसे राजनीतिक संगठनों में देश को पूर्व यूगोस्लाविया गणराज्य मैसेडोनिया के रूप में संदर्भित किया गया। 28 वर्षों के बाद अंततः ये पागलपन समाप्त हुआ और देश का नाम बदलकर नॉर्थ मैसेडोनिया गणराज्य कर दिया गया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि दोनों में से कोई भी पक्ष नतीजों से खुश नहीं था, और वे दोनों अभी भी एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब रूस की बात करते हैं। ये क्राइमिया प्रायद्वीप है। इसे 2014 में संदिग्ध वैधता के जनमत संग्रह के बाद रूस ने यूक्रेन से अलग कर लिया था। वास्तव में ये केवल आधी शताब्दी तक ही यूक्रेन का हिस्सा रहा था, क्योंकि इसे यूक्रेन को उस समय हस्तांतरित किया गया था जब दोनों सोवियत गणराज्य थे। पश्चिमी सरकारें और संयुक्त राष्ट्र इस विलय को मान्यता नहीं देते हैं और अभी भी इस प्रायद्वीप को यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं, हालांकि वास्तव में इसके बारे में कुछ किया नहीं गया है। रूस का एक और हिस्सा जिसके बारे में जानना अच्छा है, वो यहाँ का एक छोटा सा एक्सक्लेव है जिसे कलिनिनग्राड ओब्लास्ट कहा जाता है। ये मूलतः जर्मन राज्य प्रशा का हिस्सा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत के बाद सोवियत संघ ने इस पर क्लेम किया। फिर सोवियत संघ के पतन के बाद ये रूस के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से कट गया। अब ये जॉर्जिया के साथ रूस की दक्षिणी सीमा तक पहुंच गया है। जॉर्जिया में राजनीतिक स्थिति कुछ हद तक अनिश्चित है, क्योंकि देश के एक नहीं बल्कि दो हिस्सों, अबकाजिया और दक्षिण ओसेतिया ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। दोनों राज्य उन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते हैं जिन पर वे दावा करते हैं, हालांकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का अभाव है। दोनों राज्यों ने 1990 के दशक में रूस के समर्थन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 2008 में जॉर्जिया और रूस के बीच विवाद को लेकर एक छोटा सा युद्ध भी हुआ था। ये अनुमान लगाने में कोई बुराई नहीं है कि इसका परिणाम क्या हुआ। अब हम भूमध्य सागर की यात्रा पर जाएंगे, जहां गर्मियों में छुट्टियां बिताने के लिए खूबसूरत जगह साइप्रस है। हालांकि यहाँ की राजनीतिक स्थिति थोड़ी खराब है। ये द्वीप वर्तमान में साइप्रस देश और गैर मान्यता प्राप्त तुर्की गणतंत्र उत्तरी साइप्रस के बीच विभाजित है। दोनों राजनीतिक इकाइयों को अलग करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र बफर जोन है, जिसे 1960 के दशक में साइप्रस के ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के तुरंत बाद द्वीप के यूनानियों और तुर्कों के बीच अंतरजातीय हिंसा भड़कने के बाद स्थापित किया गया था। वहां ग्रीक तख्तापलट हुआ, उसके बाद तुर्की आक्रमण हुआ और सब कुछ बहुत गड़बड़ हो गया। ओह, और इस द्वीप पर कुछ ब्रिटिश बेस भी हैं। मेरा अनुमान है कि स्ट्रैटेजिक स्थान इतना मूल्यवान था कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता। अब आगे दक्षिण की ओर और अफ्रीका की ओर। संभवतः अफ्रीका में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य भू राजनीतिक विवाद पश्चिमी सहारा नामक क्षेत्र में है। इस क्षेत्र पर मोरक्को का दावा है और मोटे तौर पर वो इसी पर नियंत्रण करता है, लेकिन इस क्षेत्र को स्वदेशी विद्रोही समूह पोलिसारियो फ्रंट द्वारा सहारवी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य के स्वतंत्र देश के रूप में भी घोषित किया गया है, जिसने 1970 के दशक में स्पेनिश उपनिवेशी शासन के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। 1976 में स्पेन ने पूरी स्थिति से खुद को अलग कर लिया और इस क्षेत्र को मोरक्को और एक और पड़ोसी देश मॉरिटानिया के बीच विभाजित कर दिया, जिसने उस समय इस क्षेत्र पर अपना दावा किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अफ्रीका के विपरीत तट पर सोमालीलैंड है। ये एक बार फिर यूरोपियों द्वारा उत्पन्न विवाद है। सोमालीलैंड पर ब्रिटिशों का नियंत्रण था, जबकि बाकी हिस्सा जो आज सोमालिया देश है, उस पर इटली का नियंत्रण था। 1960 में दोनों को मिलाकर एक नया स्वतंत्र देश बना दिया गया। सोमालीलैंड ने 1991 में स्वतंत्रता की घोषणा की और तब से वहां गृहयुद्ध चल रहा है। अब मध्य पूर्व की ओर चलते हैं। ओह शिट, ये मैं क्यों कर रहा हूं? ठीक है, तो सच तो यह है कि इस थोड़ी देर में कुछ भी स्पष्ट करना असंभव है कि यहाँ क्या हो रहा है।
तो बस ये ध्यान रखें कि मैं यहाँ जो भी कहूँगा ये अति सरलीकृत होगा। वर्तमान स्थिति के शुरू होने से पहले इस क्षेत्र को फिलिस्तीन कहा जाता था और ये ब्रिटिश प्रशासन के अधीन था। 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने यहूदी और अरब समुदायों के बीच भूमि का विभाजन करने का प्रस्ताव पारित किया। इस क्षेत्र में और इसके निकटवर्ती शरणार्थी शिविरों में रहने वाले इन अरब समुदायों के वंशजों को ही हम आज फिलिस्तीनी कहते हैं। प्रस्ताव पारित होने के बाद इजराइल राज्य की घोषणा की गई। इसके परिणाम स्वरूप उसके पड़ोसियों के साथ कई युद्ध हुए, जिनमें से पहला युद्ध ने इजराइल को प्रायः एक साथ अधिकांश या सभी पड़ोसियों के विरुद्ध लड़ना पड़ा। इस क्षेत्र का भूभाग कई बार विभिन्न देशों और संगठनों के बीच आगे पीछे होता रहा है। आज इजराइल के नियंत्रण में गोलान हाइट्स भी है, जिसे उसने 1967 में सीरिया से छीन लिया था। अब इजराइल के साथ ही हमारे पास 1988 में घोषित फिलिस्तीन राज्य भी है, जो आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त राज्य है, जिसे संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। इसका दावा क्षेत्र पश्चिमी तट है, जिसमें 90 के दशक में इजराइल के साथ अंतरिम विभाजन समझौता हुआ था। साथ ही गाजा पट्टी भी है, जिसे वास्तव में 2007 से हमास द्वारा नियंत्रित किया गया है, जो एक फिलिस्तीनी राजनीतिक दल है और जिसे विभिन्न रूप से एक आतंकवादी संगठन के रूप में वर्णित किया जाता है। यरूशलेम में तो हालात और भी जटिल हैं, जो यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन शहर है। ये शहर पूरी तरह से इजराइल के नियंत्रण में है, लेकिन दोनों समूह इसे अपनी राजधानी बताते हैं। हालांकि दोनों समूह शहर के अलग-अलग हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। इन सब के अलावा इजरायली बस्तियों का मुद्दा भी है, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है और मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा। मध्य पूर्व में सीरिया की स्थिति है, जहां पिछले लगभग 10 वर्षों से विनाशकारी बहुपक्षीय गृह युद्ध चल रहा है। इसकी शुरुआत सरकार विरोधी प्रदर्शनों की एक श्रृंखला से हुई, जो अरब स्प्रिंग के नाम से जाने जाने वाले व्यापक आंदोलन का हिस्सा था, जिसे हिंसक रूप से दबा दिया गया। ये संघर्ष 21वीं सदी के सबसे खूनी संघर्षों में से एक है तथा ये कई पड़ोसी देशों तक फैल चुका है। इराक में भी यही स्थिति है। वहां अभी भी संघर्ष जारी है, जो 2003 में सद्दाम हुसैन की सरकार को गिराने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में किए गए आक्रमण से उत्पन्न हुआ था। इराक में आईएसआईएस द्वारा अपना अधिकांश क्षेत्र खो दिए जाने के बाद हिंसा उग्रवाद के रूप में जारी है, जिसमें कई विद्रोही समूह शामिल हैं। आईएसआईएस को उत्तरी इराक के एक विशिष्ट जातीय समूह कुर्दों की मदद से गृह युद्ध में पराजित किया गया, जो स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। लोगों ने स्वतंत्रता के पक्ष में भारी मतदान किया, लेकिन इराकी सरकार ने जनमत संग्रह को अवैध माना। ठीक है, चलिए मध्य पूर्व के पूर्व की ओर चलते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप की ओर, जहां हमें जम्मू और कश्मीर का विवादित क्षेत्र मिलता है। मूलतः ब्रिटिश नियंत्रण के दौरान ये क्षेत्र भारत की एक रियासत थी और 1947 में जब भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में हुआ, तो किस देश में शामिल होना है, इस पर मतभेद के कारण संघर्ष हुआ और क्षेत्र का वस्तुतः विभाजन हो गया, जो आज तक अनसुलझा है। यहाँ भारत और चीन के बीच विस्तृत सीमा पर कई क्षेत्रीय विवाद भी हैं। ये सभी चीन के नियंत्रण में है। और चीन की बात करें तो यहाँ भी बात करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास तिब्बत, हांगकांग, ताइवान और शायद और भी बहुत कुछ, जिसके लिए हमारे पास समय नहीं है। तो तिब्बत तिब्बत पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक स्वायत्त क्षेत्र है। तिब्बती लोग जातीय रूप से हान चीनी बहुसंख्यकों से अलग हैं, लेकिन ये क्षेत्र 300 वर्षों से चीन के नियंत्रण में है। हालांकि जब 1912 में किंग डायनेस्टी के पतन के साथ चीन में शाही शासन समाप्त हो गया, तो तिब्बत को कुछ दशकों तक वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। ये वो समय था जब चीन पहली बार गणतंत्र बना। हालांकि जब सरकार और साम्यवादी विद्रोह के बीच गृह युद्ध छिड़ गया, तो साम्यवादियों की विजय हुई और उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की। नई साम्यवादी सरकार ने 1951 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया, हालांकि तिब्बत की 8,000 सदस्यीय सेना के प्रतिरोध के बावजूद। अब वो गृह युद्ध जिसे साम्यवादियों ने जीत लिया था, हारने वाला पक्ष चीन गणराज्य बस यूं ही गायब नहीं हो गया। वास्तव में ये हमें हमारे अगले पड़ाव ताइवान पर ले आता है। ये वो स्थान है जहां 1949 में गणतांत्रिक या राष्ट्रवादी सरकार भाग गई थी। हालांकि इस देश को आमतौर पर ताइवान के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन इसका नाम आज भी अपरिवर्तित है, यानी चीन गणराज्य।
चीन अभी भी ताइवान को अपने क्षेत्र के रूप में देखता है, जबकि इतिहास में पीपल्स रिपब्लिक का ताइवान के इस द्वीप पर कभी कोई अधिक क्षेत्र नहीं रहा है। ताइवान की अपनी सरकार, राष्ट्रपति, सेना आदि हैं और अधिकांश मामलों में ये अन्य देशों के समान ही है। लेकिन चीन की ताकत को देखते हुए ताइवान को आधिकारिक रूप से मान्यता देने का मतलब है कि चीन उसके साथ सभी राजनयिक और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध तोड़ लेगा। ताइवान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, लेकिन कई देशों के ताइपे के साथ अनौपचारिक संबंध हैं। हांगकांग भी चीन का हिस्सा है, लेकिन सो कॉल्ड एक चीन दो सिस्टम नीति के तहत इसे विशेष प्रशासनिक स्थान दिया गया है। विवादास्पद प्रत्यर्पण विधेयक प्रस्तावित होने पर 2019 में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। विधेयक वापस ले लेने के बाद भी पूर्ण लोकतंत्र की 5 मांगों के साथ प्रदर्शन जारी था। प्रदर्शनकारियों को अक्सर पुलिस की बर्बरता और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था। 1997 तक हांगकांग ब्रिटेन का हिस्सा हुआ करता था, फिर इसे चीन को सौंप दिया गया, इस 50 साल के समझौते के साथ कि हांगकांग मुख्य भूमि चीन की आर्थिक व्यवस्था के अधीन नहीं होगा। वस्तुतः कोई नहीं जानता कि 2047 में क्या होगा जब यह समझौता समाप्त हो जाएगा। पास ही नॉर्थ और साउथ कोरिया भी हैं। कोरिया पर 1910 में जापान ने कब्जा कर लिया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद प्रायद्वीप को अस्थायी रूप से विभाजित कर दिया गया। सोवियत संघ ने उत्तर पर नियंत्रण किया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण पर, कोरिया को एक देश में एकीकृत करने की योजना के साथ। लेकिन तभी शीत युद्ध शुरू हो गया और अचानक कोरिया पर नियंत्रण करने वाले दोनों देश एक दूसरे से नफरत करने लगे और सहयोग करने के लिए कम इच्छुक हो गए। 3 वर्षों तक युद्ध चला, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे अलग थलग देश है, जहां के लोग बाहर नहीं निकल सकते और उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी है। हालांकि नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार है, इसलिए हस्तक्षेप की कमी है। एशिया में एक और देश है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक ऐसा देश जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसे क्या कहा जाए, बर्मा या म्यांमार। और दक्षिण चीन सागर भी है, जो पूरे ग्रह का सबसे विवादित हिस्सा है। लगभग 40 देशों द्वारा दावा किया गया। शायद अब हम कहाँ जाएं? मैं शायद ऑस्ट्रेलिया और वहाँ की सभी चीज़ों को छोड़ सकता हूँ। वे बहुत शांत हैं, उनके बारे में बात करने के लिए कुछ खास नहीं है। इसके बजाय हम प्रशांत महासागर के पार चले जाएं, जो हवाई को छोड़कर अधिकांशतः खाली है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन किसी कारण से इसके झंडे पर यूनियन जैक अंकित है। तो अब हम अमेरिका में हैं, उत्तर और दक्षिण अमेरिका। यद्यपि कुछ लोग, विशेषकर लैटिन अमेरिकी लोग, उन्हें एक महाद्वीप के रूप में संदर्भित करते हैं, अमेरिका एकवचन। हालांकि अंग्रेजी बोलने वाले लोग आमतौर पर इस शब्द का प्रयोग देश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए करते हैं। कैरिबियन में बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ 13 स्वतंत्र राष्ट्र हैं, जिनमें से अधिकांश के बारे में किसी ने कभी सुना ही नहीं। साथ ही यूरोपीय उपनिवेश और क्षेत्र भी हैं, और कोलंबिया का एक रैंडम हिस्सा भी। हालांकि ये एक अच्छा झंडा है। ओह, और प्यूर्टो जो अमेरिकी झंडे में 51वां सितारा जोड़ना चाहता है। एक विशेष रूप से विचित्र मामला डच द्वीपों के एक समूह के साथ है, अरूबा, कुरासाओ और सेंट मार्टिन, जो वास्तव में नीदरलैंड्स के राज्य के भीतर के देश हैं और नीदरलैंड्स के साथ मिलकर 4 घटक देश हैं, कुछ हद तक ब्रिटेन के समान। लेकिन नीदरलैंड्स के घटक देश के भीतर 3 और कैरिबियाई द्वीप हैं, बोनेर, सेंट एस्टुटियस और साबा। आपकी सहायता के लिए यहाँ एक वेन आरेख है। अमेरिका में कहीं और फॉकलैंड द्वीप हैं। ब्रिटिश द्वीपों में ब्रिटिश लोग रहते हैं, जिन्होंने लगभग सर्वसम्मति से ब्रिटिश क्षेत्र रहने के लिए मतदान किया था, लेकिन किसी कारण से अर्जेंटीना इन पर दावा करता है। 1982 में उन्होंने एक संक्षिप्त युद्ध भी लड़ा था, जब अर्जेंटीना ने द्वीपों पर आक्रमण किया था, लेकिन ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक तानाशाह अपने लोगों का ध्यान देश की असफल अर्थव्यवस्था से हटाने की कोशिश कर रहा था। आइए देखें और क्या है। वहाँ अंटार्कटिका है, जो मोस्टली सिर्फ बर्फ और हिम है, लेकिन यह भूमि है, इसलिए देश इस पर अपना झंडा लगाने का प्रयास करेंगे और इसे अपना होने का दावा करेंगे, क्योंकि इस समय ऐसा क्यों नहीं। इस महाद्वीप पर विभिन्न दावे हैं, जिनमें से कुछ एक दूसरे से मेल भी खाते हैं। साथ ही कुछ भूमि पर दावा भी नहीं किया गया है, लेकिन अंटार्कटिक संधि के कारण ये सब अधिकांशतः अप्रासंगिक है। इस संधि ने सभी नए दावों को निलंबित कर दिया है, वैज्ञानिक अन्वेषण की स्वतंत्रता की गारंटी दी है और सभी सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कभी कभी जब हम दुनिया को देखते हैं तो मानचित्र पर बनी रेखाएं जमीनी स्थिति के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं कर पाती। आपको अक्सर सीमाओं के परे देखना होगा और देखना होगा कि नीचे क्या छिपा है। भू राजनीति समान रूप से जटिल और आकर्षक है, और यह हमेशा अच्छा होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। धन्यवाद। द सन विल शाइन ऑन अस अगेन। जय हिंद।